नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। कल सभी न्यूज़ चैनलों पर चर्चा रही एग्जिट पोल की। बहुत देर तक देश की जनता का, न्यूज़ चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनका बढ़िया एंटरटेनमेंट हुआ। सभी लोग अपनी अपनी गणना कर रहे थे। किसी ने कुछ का आंकड़े दिए, किसी ने कुछ आंकड़े दिए। सभी के साथ जो जो टीमें जुड़ी हुई थी उन लोगों ने अपने अपने, जैसा कि उन्होंने वहां पर क्लेम किया, सभी सब एजेंसीज ने, कि उन्होंने एग्जिट पोल किया वहां पर। किसी ने 63,000 का आंकड़ा दिया कि हमने इतने लोगों से बात की, किसी ने कुछ भी कहा। लेकिन कमोबेश जो एक मोटी मोटी एक तस्वीर निकल कर आई, सभी अगर हम चैनल के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें तेजस्वी यादव को सभी ने एक एडवांटेज बताई और कुछ लोगों ने क्लियर कट तेजस्वी की सरकार बनने की बात रखी अपने एग्जिट पोल के जरिए, कि वहां पर एनडीए जो है वो सत्ता गंवाने जा रहा है और तेजस्वी की सरकार आ रही है। हालांकि दृष्टिकोण में हमारी जो अपनी जो टीम जिसने फील्ड पर काम किया था, उनके जो भी आकलन थे वो हमने अपने 26 या 27 अक्टूबर वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने पूरी डिटेल में उस बात की चर्चा की थी। मैं उस कार्यक्रम का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पीछे ना तो कोई किसी पार्टी का हाथ है, किसी बड़े नेता का हाथ है, और ना ही हम लोग किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सीमित संसाधन हैं। तो उन्हीं संसाधनों के चलते हम लोग ओपिनियन पोल तो पूरे अपने मनोयोग से कर पाए, लेकिन हमने एग्जिट पोल के लिए अपनी टीम्स नहीं भेजी थी। पर फिर भी जो खबरें छन छन कर वहां से आई, जिन टीम के जिन सदस्यों ने वहां पर काम किया था और जो वहीं के अपने अपने क्षेत्रों के जो विधानसभाओं के जो निवासी थे, वो सभी लड़के लड़कियों जिनसे भी बात करी, उनसे जो रिपोर्ट निकल कर आई, उसके आधार पर दृष्टिकोण मीडिया का डिटेल सीट का आकलन क्या होगा मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मोटे तौर पर जो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था, जिसमें हमने फिगर्स दी थी, अपना आकलन बताया था कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, लगभग हमारी टीम के अनुसार आज भी स्थिति वही की वही यथावत बनी हुई है। देखिए, जितने भी एग्जिट पोल्स टीवी चैनल्स के ऊपर आए हैं, उन सब की अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने कथन है, अपने अपने तर्क हैं। लेकिन दो तीन मोटी मोटी बातों की मैं आपके साथ यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो बिहार चुनाव के पूरे परिदृश्य में भाजपा की ओर से आपको कहीं अमित शाह नजर नहीं आए। तो क्या यह मान लिया जाए कि अमित शाह ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, या फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वहां तो सरकार आ ही रही है, मेरे जाने की क्या जरूरत है? या कुछ स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य कारण से मुझे ध्यान आया, वो उन्होंने भेजा था देवेंद्र फडणवीस जी को, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको भी बाद में अब पता नहीं कोरोना हुआ या उनको हटाने के लिए कोरोना की घोषणा हुई। हम इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, ना इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो विषय नहीं है। लेकिन वो भी परिदृश्य से बाहर हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर बहुत सी सभाएं करी और लास्ट वाला जो फेज था उससे जस्ट पहले 2 दिन का दौरा अमित शाह का भी वहां पर रहा, वेस्ट बंगाल का, जिसकी पूरे उस दौरान के चुनाव के ऊपर काफी बड़ी एक चर्चा सभी चैनलों पर चली। और वो भी एक बिहार की बची हुई जो सीमांचल की जितनी जनता थी, जहां का जो लास्ट फेज का सीटों का चुनाव था, उसमें वो उनका वेस्ट बंगाल दौरा एक चर्चा का विषय रहा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अमित शाह कहां थे? क्या वो सीन के पीछे कुछ अपना सिस्टम चला रहे थे, चाणक्य नीति चला रहे थे, या पूरी तरह से वो परिदृश्य से बाहर थे? नंबर 2 पर हम बात करना चाहेंगे अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार 15 साल का जो जंगल राज था लालू और लालू की धर्मपत्नी राबड़ी जी का, उसकी
नौका के ऊपर सवार होकर उन्होंने वो चुनाव की वैतरणी 2005 में पार की थी। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 2005 से 10 के बीच में वो जो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने सुशासन देने की कोशिश की। और शायद कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति थी कि 2010 और 2015 का भी चुनाव विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद भी वो 2005 और 10 के दौरान किए गए अपने सुशासन संबंधी कार्यों के या वहां की जनता को जंगल राज से छुटकारा दिलाने के नाम पर वो 10 और 15 का चुनाव जीत कर ले गए। लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद जब 2010 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बहुत भारी जीत हासिल करी, 2015 में स्थिति आते आते ये था कि वो 2014 में भी अपने आप को प्रधानमंत्री का उनका एक सपना जाग गया था और कहीं ना कहीं उनको ये भी साबित करना था कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो वो जो 15 से 20 का जो कालखंड रहा, जिसमें पहले वो लालू के साथ गए मोदी जी के विरोध के चलते, फिर उसके बाद अपनी कुर्सी जाता देखकर वापस भाजपा की तरफ मुड़े और वही प्रधानमंत्री मोदी जिनका वो विरोध करते थे उन्हीं की शरणागत वो हुए और उन्होंने अपनी सरकार चलाई और अभी 2020 तक उसको खींच कर लाए। लेकिन ये जो उनको पलटू राम वाला मामला था, ये जो अपॉर्चुनिस्ट, ये जो अवसरवाद था, वो बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जो 2014 और 2019 में लगातार अपनी छवि को बढ़ाया, अपने कद को बढ़ाया अपने कार्यों से, और जो भी उनकी नीतियां रही, तो उसके चलते नीतीश कुमार का कद वहां पर ना सिर्फ बौना होता चला गया, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बिहार में थोड़ा सा अप्रासंगिक हो गए, अवांछनीय हो गए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो वो अवांछनीय व्यक्ति हो गए बिहार की जनता के लिए। इस बात को अमित शाह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार ने बहुत पहले भांप लिया था, जांच लिया था। लेकिन भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले चुकी थी। 2015 की तर्ज पर अगर भाजपा अकेले लड़ने की घोषणा करती तो यह पलटू राम नीतीश कुमार जी एकदम से राजद का दामन थाम लेते और फिर से दोनों बड़ी ढिठाई के साथ मिलकर चुनाव लड़ते और भाजपा के लिए एक बहुत मुश्किल और विकट स्थिति वहां पर उपस्थित हो जाती, जिसके चलते भाजपा ने एक तरफ तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए रखा, दूसरी तरफ उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें अपने लिए आरक्षित करी, 110 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी। तीसरा, उन्होंने अमित शाह को इस पूरे चुनावी परिदृश्य से बाहर रखा, हालांकि पीछे से वो पूरी तरह से उनके तार वहां के संगठन के साथ जुड़े रहे और वो पूरा रणनीति को देखते रहे। तो इन सब के चलते वहां पर ओवरऑल बिहार की जनता में एक इमेज चली गई कि भाई ये भाजपा जो है इसको मैक्सिमम सीटें दी जा सकती हैं, ताकि नीतीश कुमार, जिसको कि वहां की जनता नहीं चाहती थी मुख्यमंत्री बनाना, तो वो इस स्थिति में ना हो कि वो भाजपा को चुनाव उपरांत ब्लैकमेल कर सके। तो इसके चलते भाजपा ने नीतीश कुमार का चेहरा भले ही आगे रखा, लेकिन अपनी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा। यहीं पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान या लोक जनशक्ति, कुछ भी आप नाम लीजिए, वो पूरी तरह से एनडीए का हिस्सा था और आज भी वो क्लेम करते हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं, चिराग पासवान, और बोलते हैं मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। तो उनको जो भाजपा ने वहां पर प्रयोग किया, मैं ये शब्द आज तो प्रयोग, आज चुनाव हो चुके हैं इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग खुलकर करना चाहूंगा, भाजपा ने जो उसको वहां पर प्रयोग किया, तो आप ये जान लीजिए, बड़े रणनीतिक कार में आपको बात बताने जा रहा हूं कि टेक्निकली जो लोजपा का वोट था या जो चिराग पासवान का वोट था, या विशेष रूप से रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद जो एक थोड़ा सा एक लगा सकते हैं कि सिंपैथी वोट भी था, वो सारा का सारा वोट तकनीकी रूप से तो एनडीए का था, लेकिन
एनडीए की सरकार बिहार की जनता बनते देखना नहीं चाहती थी। हालांकि वो भाजपा के विरोध में नहीं थी, एलजेपी के विरोध में नहीं थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोर विरोध में थी। तो उसके चलते अगर एलजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ता तो आज जितना भी वोट चिराग पासवान को मिला है वो सारा का सारा वोट राष्ट्रीय जनता दल को चला जाता, या कांग्रेस को चला जाता, या कम्युनिस्टों को चला जाता, या वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज वो सारा वोट भले ही एनडीए को नहीं मिला, लेकिन वो परोक्ष रूप से एनडीए को ही मिला है, क्योंकि नंबर 1 वो वोट तेजस्वी यादव को नहीं गया, ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरा, वो वोट जनता दल यू को भी नहीं मिला, जो कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से शायद भाजपा की रणनीति का हिस्सा था कि किस तरह से ऐसी स्थिति आए कि भाजपा मजबूत से मजबूत स्थिति में हो और महाराष्ट्र की तर्ज पर जदयू या नीतीश कुमार भाजपा को ब्लैकमेल करने की स्थिति में ना हो। तो इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं भाजपा ने लोजपा का और चिराग पासवान का भरपूर प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की सभाओं में बहुत भीड़ थी। जितना भी लिब्रांडो ग्रुप है, जितने लिबरल गैंग के, खान मार्केट गैंग के और पुड़िया गैंग के पत्रकार जो उसके पेरोल पर वहां चल रहे थे, सब अपने अपने चैनलों पर दिखा रहे थे तेजस्वी छा गया, तेजस्वी की सुनामी आ गई, बहुत भीड़ भड़क्का हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि वो जो सियार, रंगा सियार होता है, वो कहीं ना कहीं जैसे ही अपने लोगों के, अपने सियारों के बीच में, वो जंगल की कहानी आपने पंचतत्व की सुनी होगी, उसमें वो जब सियार एक बार रंग जाता है तो एक बार राजा सा बन जाता है। लेकिन जब वो सारे सियार बोलते हैं वाह वाह, तो वो सियार भी, रंगा सियार भी उसी आवाज में कूकने लग जाता है, पकड़ा जाता है कि भाई ये वही सियार है। तो उसी सियार की तर्ज के ऊपर तेजस्वी, जिसने शुरू में यूथ आइकॉन बनने की कोशिश करी, 10 लाख रोजगार देने की बात करी, हालांकि लगातार वो आखिर तक उस पर अड़े रहे कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जो चुनाव वो कह रहे थे कि जातिगत आंकड़ों से हटकर मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है, विकास के ऊपर या रोजगार के ऊपर, वो चुनाव उन्होंने स्वयं उसके अंदर जाति को प्रमुख बना दिया। अब ये पुराने जमाने की बात तो है नहीं कि भाई एक नेता जो है एक सीट पर जाकर कुछ बोलता है तो वहां से 100 किलोमीटर दूसरी सीट पर जाकर हेलीकॉप्टर से उतर के दूसरा भाषण झाड़ देते हैं, बिल्कुल अलग मुद्दों के साथ। कहीं वो विकास की, अगर एक सीट पर विकास की बात कर रहा है तो 100 किलोमीटर दूर जाकर वो जाति, धर्म, इन सब चीजों पर उतर आता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो तेजस्वी का ये बदला हुआ रंग जब वो MY मुस्लिम और यादव की स्ट्रॉन्ग बेल्ट के अंदर जाकर वो सियार वाला रंग जब उन्होंने दिखाया और बाबू साहब लोगों के संबंध में जो बातचीत करी, तब पता लग गया कि ये जो सियार का जो रंग नजर आ रहा है, ये असल में अंदर वही है जो 15 साल पहले इनके पिताश्री के शासनकाल में बिहार की जनता भुगत चुकी है। तो ये जितने भी एग्जिट पोल चैनल्स पर आए, उन लोगों ने इन मुद्दों के ऊपर ना ध्यान दिया, ना चर्चा करी। एक और इस चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर था वहां का युवा वर्ग। बहुत से ऐसे युवा वर्ग जो 18 वर्ष से लेकर करीब करीब 25 वर्ष के थे, वो लोग जो आज एक निर्णायक रूप से कुछ सोच सकने के लिए अपना वोट डिसाइड करना है कि उनको कहां देना है, वो सब करने की स्थिति में थे। तो उन लोगों ने लालू का जंगल राज क्या था ये सुन रखा है किस्से कहानियों में अपने माता पिता से या बाकी लोगों से। उन्होंने उस जंगल राज को झेला नहीं, तो इसलिए उनको लगता था अरे यार ये किस्से कहानियां हैं, ठीक है लालू ऐसा करता होगा, ये तो चिराग पासवान है, ये तो यंग है, हमें इसके पीछे चलना चाहिए। लेकिन उस युवा वर्ग के सामने 2 उदाहरण जिसकी चर्चा हर चैनल ने करी कि वो युवा वर्ग तेजस्वी के साथ है। नंबर 1, ठीक है तेजस्वी के साथ है।
नंबर 2, वो युवा वर्ग किसी भी हालत में नीतीश कुमार को नहीं चाहता। ये ये वाली बात बिल्कुल सही है कि बिहार का युवा वर्ग किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता था। तो उस युवा वर्ग को साधने के लिए, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, चिराग पासवान के रूप में तेजस्वी के साथ साथ एक और चेहरा उसके सामने आ चुका था। 146 ऐसी सीटें थी जहां चिराग पासवान के प्रत्याशी लड़ रहे थे। उन सीटों पर वो युवा जो कहीं ना कहीं तेजस्वी से अगर था, तो एक तीसरा फैक्टर वो जो चाहता था, जो एक सुपरस्टार समझता है, जिसको एक वो आइकॉन मानता है, उसमें से एक आइकॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अगर वो नीतीश के खिलाफ था तो निश्चित रूप से वो नीतीश के खिलाफ था, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में था और है। उसको प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां पसंद हैं। ऐसी बहुत सी नीतियां हैं और इस पर जिक्र करेंगे तो कार्यक्रम और लंबा खिंच जाएगा। तो वो युवा वर्ग जो कि मोदी को पसंद करता था, नीतीश को नापसंद करता था, तो चिराग के रूप में उसको तेजस्वी के साथ साथ एक और ऑल्टरनेटिव मिल गया, जिसने की भारी मात्रा में चिराग पासवान को वोट दी। और भाजपा जिन 110 सीटों पर लड़ रही थी, वहां पर चिराग पासवान का प्रत्याशी नहीं था। और भाजपा की 55 ऐसी क्लियर सीटें थी जहां पर कि उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ हो रहा था। ये मैं चौथा पॉइंट आपसे फिर, और जो इसके आगे का डिस्कशन है वो 2 मिनट का और आपके साथ समय लूंगा, कि कांग्रेस को 70 सीटें देना ये तेजस्वी के लिए आत्मघाती साबित होगा। ये 10 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा। सभी चुनाव विश्लेषकों का यह कहना है कि कांग्रेस को 20-25 सीटें मिलेंगी, 29 सीटों तक भी कांग्रेस जो है वो जा सकती है। लेकिन मैं अपनी टीम के जो उसने फील्ड में काम किया है, और जो हमारे पास चुनाव वोटिंग से पहले के जो आंकड़े थे या चुनाव के वोटिंग के बाद जो सिर्फ हमारी एक टेलीफोनिक चर्चा अपनी टीम के सदस्यों के साथ हुई है, उस आधार पर मैं, जो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, फिर कह रहा हूं पूरे एम्फेसिस के साथ, कि कांग्रेस को 70 सीटें देना महागठबंधन के लिए आत्मघाती साबित होगा। क्योंकि कांग्रेस की स्वीकार्यता आज पूरे देश में कहीं नहीं है। यह बात अभी आप मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी देख लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देख लीजिएगा, गुजरात के भी उपचुनाव में आप देख लीजिएगा। तो तेजस्वी तो MY समीकरण के ऊपर खेल रहे थे, उसका वोट उनको मिला है, उसका उनको फायदा भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की नापसंदगी की जो एक हद होती है आज जनता में, उसका परिणाम हमारे अनुसार जो पोल प्रेडिक्शंस हुई हैं एग्जिट पोल के द्वारा, हमारे हिसाब से कांग्रेस को उससे काफी कम सीटें मिलने वाली हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बातचीत करी नीतीश कुमार की, हमने बातचीत करी युवा वोटर की, चिराग पासवान की, तेजस्वी की, कांग्रेस की। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर फिर रिजल्ट क्या रहेगा। तो दृष्टिकोण का आज भी वही जो उनका ओपिनियन पोल में था, करीब करीब आज भी वही मानना है कि उसमें बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको दिखाता हूं, जिसके ऊपर अभी किसी भी चैनल ने बात नहीं करी। वो एनडीए की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं दूसरी आपके सामने इसको एक अलग ही नजरिए से पेश करता हूं, आप देखिए उस चीज को। आप देख पा रहे हैं? ये हमारे अनुसार, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा कि किसको कितनी सीटें मिल रही, कितनी सीटें नहीं मिल रही, मैं केवल बीजेपी और आरजेडी की बात कर रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमारे अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी हर हालत में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखिए, हमारे अनुसार, हमारे जो बातचीत हुई है उसके अनुसार बीजेपी को 82 से 95 सीटें मिल सकती हैं, 82 से 95। अब इसमें अगर हम सबसे कम वाली फिगर को भी पकड़ लें, 82 की फिगर को पकड़ लें,
तो 122 का जादुई आंकड़ा पकड़ने के लिए भाजपा को केवल 40 सीटों की दरकार होगी, जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। वो 40 सीटों के लिए उसके पास जेडीयू है, हम है, वीआईपी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, इंडिपेंडेंट्स है, उसको केवल मात्र 40 सीटें चाहिए। अगर हम मिनिमम वाले आंकड़े को भी पकड़े तो यही अगर हम राजद की बात करते हैं तो हमारे पोल प्रेडिक्शन के हिसाब से राजद को 65 से 75 सीटें मिलने वाली हैं, उससे ऊपर राजद का आंकड़ा नहीं जाएगा। तो अगर हम उसके 75 के भी मैक्सिमम वाले आंकड़े को भी पकड़ लें अपने ही अनुसार, तो उसको 122 का जादुई आंकड़ा पकड़ने के लिए 47 सीटों की जरूरत होगी। यानी 47 सीटों को प्राप्त करने के लिए उसके पास क्या है? कांग्रेस, जो कि हमारे अनुसार कोई बहुत अच्छा करने जा नहीं रही। उसके पास है कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां भी मिलकर इतनी संख्या में सीटें नहीं ला रही हैं कि 47 के आंकड़े में कोई बहुत बड़ा योगदान दें, और बाकी रह जाएंगे अदर्स। तो इस तरह से अगर आप इन फिगर्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे, इस तरह से इस चुनाव का जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल को एक आप नए नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए कि भाजपा निश्चित रूप से सबसे बड़े दल के रूप में उभरने जा रही है, और हमारे अनुसार उसको 82 से 95 सीटें मिलनी है। तो अब उसको सरकार बनाने के लिए कितने साथी चाहिए और राजद को कितना चाहिए? तो एग्जिट पोल का सारा सिस्टम आपके सामने निकलकर आ जाएगा कि किस तरह से ये सारे टीवी चैनल्स आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं और अपना अपना एजेंडा परोसने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आफ्टर ऑल आकलन तो आकलन ही है, जो सच्चाई होगी वो परसों 10 तारीख को सबके सामने आ ही जाएगी। तब तक के लिए हम इंतजार ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दृष्टिकोण मीडिया ने जो मेहनत करी है वो नतीजे ठीक आते हैं, या फिर जो चैनल दिखा रहे हैं अंततः वही नतीजे आएंगे। इस आशा के साथ कि हमारी टीम की जो मेहनत है वो वाकई में कमरे में बैठकर की गई मेहनत नहीं है, ग्राउंड में निकलकर की गई मेहनत है, नतीजे उसके ही अनुसार आएंगे। इस प्रार्थना के साथ अभी आपसे विदा लेता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इसके ऊपर आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी कार्यक्रमों की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।